नमस्कार। यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में आज 6वां वीडियो लेकर के सामने आ रहे हैं, जिसमें 25 प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सामने आपके है, ये पोषक पदार्थ कितने प्रकार के हैं। पोषक पदार्थ का मतलब जो भोजन आप करते हैं उनमें जो तत्व हैं उनमें के पोषण प्रदान करने वाले पदार्थों के प्रकार पूछे जा रहे हैं। विकल्प सामने है, 2 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। तो आप देख लीजिए, पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से हैं, क्या क्या करते हैं बताते हैं। पहले तो हैं आपके नंबर 1 ऊर्जा उत्पादक। ऊर्जा उत्पादक यानी जो भोजन में ऊर्जा प्रदान करते हैं उत्पादक। इसमें है आपके कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये ऊर्जा देते हैं। ये 2 ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। दूसरा है वृद्धि एवं निर्माणकारी। वृद्धि एवं निर्माणकारी यानी जो शरीर रचना के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, कोशिकाओं का सृजन करते हैं, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, वो पदार्थ होते हैं आपके। इसमें आपका आता है प्रोटीन। और तीसरे हैं उपापचयी नियंत्रक, जो शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं को संपादित करने में सहायता करते हैं, वे पदार्थ हैं आप में। इसमें आता है आपका जल, खनिज, विटामिन्स, ये आपके उपापचयी नियंत्रक हैं। और चौथे हैं आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ ये जिसमें आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। अब आप देखिए, ये 4 प्रकार के पदार्थ हैं। पोषक पदार्थ 4 प्रकार के, ऊर्जा देने वाले, वृद्धि और निर्माणकारी, उपापचयी नियंत्रक और आनुवांशिक पदार्थ। इनमें कौन कौन से पदार्थ हैं? तो उत्तर इसका क्या होगा? 4। ये 4 सामने हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, जल किस प्रकार का पोषक पदार्थ। अभी पीछे वाले प्रश्न में ही बात हो चुकी है कि जल किस प्रकार का है। तो आप देख चुके हैं कि ऊर्जा देने वालों में कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, उपापचयी नियंत्रक में जल है, विटामिन्स है और खनिज लवण है, वृद्धिकारी में आपका प्रोटीन आता है, आनुवांशिक पदार्थों में आपका न्यूक्लिक एसिड आता है। पीछे चार्ट हमने बनाया था जिसका उत्तर सीधा आप आइए, उपापचयी नियंत्रक। ठीक, फिर अगले प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या अनुपात होता है। तो ये विकल्प सामने लिखे हुए हैं, 1:2:1, 2:1:1, 1:1:2, 2:1:2। अब देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात। जैसे कार्बोहाइड्रेट में एक आपको पता है कि जैसे ग्लूकोज है, उससे इसका मूल फार्मूला होता है CnH2n। ON कहने का मतलब n का मान 1:2:1। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। अब देखिए, ये ग्लूकोज है तो अनुपात क्या होगा? 1:2:1। ये कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो उत्तर विकल्प पहला होगा, 1:2:1। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। यह है आपका, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि अभी पीछे बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ये ऊर्जा देने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज आता है, तो 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है, याद करने की चीज़ है। 4.2 कैलोरी, 3.2 कैलोरी, 9.3 कैलोरी और 7.4 कैलोरी। तो पहला विकल्प सही है, 4.2 कैलोरी ये होता है और ये ग्लूकोज में होता है, और ये 9.3 कैलोरी ये वसा में होता है। यही 2 पदार्थ ऊर्जा देते हैं। एक विकल्प के रूप में बड़ी अंतिम अवस्था में प्रोटीन भी ऊर्जा देने का काम करने लगती है।
लेकिन मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा ही ऊर्जा देने वाले हैं, जिसमें 1 ग्राम ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी और 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। वसा में ऊर्जा ज़्यादा होती है और शरीर के जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी पूर्ति में जो कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से कार्बोहाइड्रेट इससे 70% ऊर्जा मिलनी चाहिए और वसा वाले पार्ट से 30% ऊर्जा मिलनी चाहिए। भोजन में ऐसा संतुलन होना चाहिए कि जो जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उसमें 70% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से और 30% वसा वाले से मिलनी चाहिए। तो वसा में 9.3 कैलोरी होती है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी होती है। फिर आगे प्रश्न के जानने के पहले थोड़ी बात कर लें कि इस चैनल में जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पहले से देख रहे हैं वो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ये 25 प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस पोषण से लिए गए हैं। तो पोषण से संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो उस श्रृंखला में हमने रखे हैं, जिससे कि आपके भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी हो सके और यही घूम फिर करके अच्छे प्रश्न आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं। गैलेक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे पूरा चार्ट बनाते हैं जो अन्य प्रश्नों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उस चार्ट को समझ लेने से सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और प्रश्न जो बनते हैं वो भी सारे आ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, ये है चार्ट देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट ये 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड और दूसरे हैं डाइसैकराइड और तीसरे हैं पॉलीसैकराइड। ये 3 प्रकार के हैं। तो कोई विकल्प लिखे हुए मोनो, डाई, पॉली कोई नहीं। तो कौन मोनोसैकराइड है? मोनोसैकराइड एकदम सरल शर्करा होती है और इस मोनोसैकराइड के अंतर्गत जो आते हैं उनमें हैं आपके जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज। इसमें कौन कौन से आते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्रायोज, फ्रक्टोज। ट्रायोज और फ्रक्टोज ये आपके मोनोसैकराइड कहे जाते हैं। सरल शर्करा आसानी से पच जाती है। और डाइसैकराइड वह होते हैं जिसमें मोनोसैकराइड के एक ही प्रकार के मोनोसैकराइड के 2 अणु या भिन्न भिन्न मोनोसैकराइड के 2 अणु मिलकर के जो बनते हैं वो डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड के अंतर्गत आते हैं आपके जैसे माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब देखिए, हमने बताया कि एक ही प्रकार के मोनोसैकराइड या भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोसैकराइड के 2 अणुओं के मिलने से डाइसैकराइड बनते हैं। तो माल्टोज जो बनता है वो माल्टोज ग्लूकोज के 2 अणु मिलते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 अणुओं के मिलने से माल्टोज बनता है। और सुक्रोज जो बनता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का एक अणु मिलकर के सुक्रोज बनता है। और लैक्टोज में बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये देखिए, सब ये मोनोसैकराइड ही हैं। या तो एक ही प्रकार के मोनोसैकराइड से मिलेगा या भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोसैकराइड से मिलकर के डाइसैकराइड बनते हैं। और पॉलीसैकराइड ये मोनोसैकराइड के कई अणुओं के मिलने से पॉलीसैकराइड बनता है। एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है और इसमें आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, स्टार्च,
ग्लाइकोजन और काइटिन, ये सब पॉलीसैकेराइड में आते हैं। जो आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ जंतु हैं उनका जो बाह्य कंकाल बना होता है वो पॉलीसैकेराइड का ही बना होता है। तो इस प्रकार से ढेर सारे प्रश्न, इसमें तो केवल गैलेक्टोज के बारे में पूछा गया है। गैलेक्टोज किस प्रकार की शर्करा है, तो सामने आपके है लिखा हुआ है गैलेक्टोज किस प्रकार के है, मोनोसैकेराइड है। लेकिन इसके अलावा और भी इतने ढेर सारे सामने हैं, वो किस प्रकार की शर्करा अगर पूछा जाए तो आप कर सकते हो। इस चार्ट को आप ध्यान से देख लीजिए और बार बार वीडियो देख करके इसको दिमाग में बैठा लीजिए, अन्य परीक्षाओं में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। और फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन डाइसैकेराइड है। अभी पीछे बात कर चुके, देखिए वही चार्ट से कितनी बातें क्लियर हो रही। तो डाइसैकेराइड में ये 4 विकल्प है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज और स्टार्च। और सामने आपके बताया है कि माल्टोज आपका ये डाइसैकेराइड है, ये तो मोनो है, ग्लूकोज मोनो है, पीछे आपने चार्ट में देखा होगा मोनो, गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, और ये तो डाइसैकेराइड है, स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड है। ठीक, तो ये आपका डाइसैकेराइड है। तो उस चार्ट से ही आपका प्रश्न बना, क्लियर हुआ। आगे आते हैं अगले प्रश्न में, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा है। 4 विकल्प हैं, आलू, शकरकंद, पका आम, पका केला। ये सब ऊर्जा देने वाले हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। कितनी कितनी मात्रा है ये आप जान लीजिए, जो अति इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिए है। जो भोजन में आप लेते हैं उनमें कितनी कितनी शर्करा की मात्रा होती है, कुछ अति इम्पॉर्टेंट है। इन चारों के बारे में देखिए, आलू में 22.6% कार्बोहाइड्रेट होता है। शकरकंद में 28.2% होता है। और पके आम में 16.9 और पके केला में इससे ज़्यादा होती है, वो होती है 27.2। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा है इन चारों में, कौन सा है, वो शकरकंद है। उत्तर क्या होगा, शकरकंद होगा। तो और अन्य के लिए आप देख लीजिए कि किसमें कितनी होती है, ये 8-10 जो इम्पोर्टेंट है उनको याद कर लीजिए। कभी कभी इसी प्रकार से अल्टरनेट करने के लिए बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न सामने है, प्रोटीन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था। 4 विकल्प है, हक्सले, ये जीव वैज्ञानिक हैं, बर्जीलियस, ये रसायनज्ञ हैं, फंक, इन्होंने विटामिन खोजी थी, मोनोज, एक कोई और वैज्ञानिक है। तो ये प्रोटीन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग करने वाले बर्जीलियस हैं। और रसायन शास्त्र में बर्जीलियस की परिकल्पनाएं बड़ी प्रसिद्ध है। किसी भी विज्ञान की खोज के लिए सबसे पहले परिकल्पना करना आवश्यक होता है, बिना परिकल्पना के विज्ञान का स्टेप बढ़ ही नहीं सकता। बर्जीलियस की परिकल्पनाएं बड़ी प्रसिद्ध है रसायन शास्त्र में। तो प्रोटीन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग करने वाले बर्जीलियस ही हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, कौन सा पोषक पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन भी होता है। एक ही पोषक पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन होता है, वो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बिना शरीर का निर्माण, शरीर की क्रियाकलाप चल ही नहीं सकते। सबसे आवश्यक पोषक पदार्थ है और वो है प्रोटीन। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और उसमें प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज 16% नाइट्रोजन। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो 16% है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, ये आपका है, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, इनमें से कौन है। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, कोई नहीं। अब इसी प्रकार से जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट का चार्ट देखा था, उसी प्रकार से प्रोटीन का चार्ट देख लीजिए। प्रोटीन में देखिए सामान्यतः 20 अमीनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं। इनमें 10 अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर स्वयं कर लेता है और 10 हम भोज्य पदार्थों से लेते हैं। ये प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। आप देखिए प्रोटीन, इसका चार्ट देख लीजिए, तो इसमें भी कौन सरल है कौन संयुग्मी है पता चल जाएगा। प्रोटीन में पहला है सरल प्रोटीन, दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। 3 प्रकार के प्रोटीन हैं। क्या इनमें अंतर है। सरल प्रोटीन वे होते हैं जो अमीनो एसिड के बने होते हैं। ये सरल प्रोटीन
अमीनो एसिड के बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। आप देखिए भोजन में प्रोटीन के रूप में जो अंतिम पाचन का उत्पाद है वो अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड बड़े आसानी से पच जाते हैं और रक्त में घुल जाते हैं। संयुगी प्रोटीन थोड़ा सा जटिल होते हैं, ये भिन्न भिन्न एंजाइमों की क्रिया के द्वारा फिर सरल प्रोटीन में बदलते हैं और फिर अमीनो एसिड में बदलते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन भी भिन्न जटिल अवस्था में होते हैं और फिर सरल रूप में परिवर्तित होकर के अमीनो एसिड में अंत में परिवर्तित होते हैं। तो सरल प्रोटीन अमीनो एसिड के बने होते हैं। इसमें आपके आते हैं जैसे एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन, ये आपके सरल प्रोटीन में आते हैं। और संयुगी प्रोटीन में ये अणुओं के साथ जुड़ी होती है भिन्न भिन्न प्रकार के। और इसमें आता है क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपकी संयुगी प्रोटीन में आते हैं। और व्युत्पन्न प्रोटीन जो होती है ये प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से कौन से बनती है। यानी जो प्राकृतिक प्रोटीन है, प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनती है। ये व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। और इसमें आते हैं आपके प्रोटीन्स, पेप्टोन, प्रोटीन्स, पेप्टोन, प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड, ये आपके व्युत्पन्न प्रोटीन हैं। इस प्रश्न में इस चार्ट से क्या सहायता मिलेगी और आगे के प्रश्नों में भी कुछ सहायता मिल सकती है। पूछा गया है वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं। देखिए बताया व्युत्पन्न प्रोटीन होगी, वो उत्तर होगा व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। बेरी, ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी, ये भी विटामिन सी की कमी से है। विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट विटामिन डी की कमी से, सब विटामिन से कमी से होने वाले रोग हैं। मेरम्मस, ये आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग एक और है, क्वाशियोरकर और मेरम्मस, ये दो रोग प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। ये आपका है निम्न में से किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा है। आप देखिए 4 लिखे हुए हैं। जो होते मांसाहारी भोजन में प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलती है, लेकिन जो लोग मांस नहीं खाते उनमें जो अपनी प्रोटीन की पूर्ति के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ लेते हैं, उसमें दालें आती हैं, मूंगफली है, राजमा है, चना है, सोयाबीन है और पनीर है। इनमें सब में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है। दूध है। तो सब में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, इसमें पूछा गया सर्वाधिक मात्रा कितनी है। तो मात्रा अगर सब में पता हो तो सर्वाधिक पता चल सकती है। तो आप ध्यान दे लीजिए कितने कितनी मात्रा की प्रोटीन होती है। अब देखिए मूंगफली में 25.3, इसमें 25.3% प्रोटीन होती है। राजमा, ये भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और इसमें 22.9 होती है, 22.9% प्रोटीन होती है। चना में 17.1% प्रोटीन होती है और सोयाबीन में 43.2% होती है। अब आपका उत्तर सामने है। किस में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा है? सोयाबीन में होती है। क्या है आपका उत्तर? सोयाबीन बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। और इसके अलावा आपका पनीर और इसके अलावा जो सोयाबीन से भी अधिक प्रोटीन होती है वह मशरूम में होती है बहुत अच्छी मात्रा में। तो 53 से 55% तक प्रोटीन होती है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं।
नवजात शिशु को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है? नवजात शिशु का मतलब है जो बच्चा जन्म लिया है 0 से 1 वर्ष की उम्र वाला, उसको कितनी प्रोटीन चाहिए? वो प्रोटीन की मात्रा है 4 से 6 ग्राम प्रतिदिन चाहिए, जो माँ के दूध से मिल जाती है, ये प्रोटीन है। और बाकी अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग प्रोटीन की आवश्यकता है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? जो प्रोटीन सब जो पदार्थों में मिलती है उनकी सबकी प्रोटीन के अलग अलग नाम हैं। तो आप देखिए, एक केसिन दूध की प्रोटीन को कहते हैं, दूध की प्रोटीन को, और यही केसिन कन्वर्ट होती है केसिनोजिन में, दूध की प्रोटीन। रेनिन एंजाइम जो है दूध की प्रोटीन को केसिनोजिन में बदलता है, तो ये भी एक प्रकार की प्रोटीन है जो दूध में ही पाई जाती है। मायोसिन ये मांस की प्रोटीन है, मांस में पाई जाने वाली प्रोटीन है। और पेप्टोन ये भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों में पाया जाता है, रूप बदल करके प्रोटीन बनती है। और इसके अलावा जैसे अंडे की प्रोटीन है, जैसे एल्बुमिन्स है, और सब हर प्रकार की प्रोटीनों के में पाए जाने वाले के अलग अलग नाम है। तो इसमें प्रश्न का उत्तर आपका है कि मांस की प्रोटीन को मायोसिन और दूध की प्रोटीन को केसिन कहते हैं। अगला है सब, वसा किस ताप पर ठोस अवस्था में होती है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30, 40 या 62.2? तो सही उत्तर है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वसा ठोस अवस्था में होती है। अगर ये इस अवस्था में तरल है, अगर तरल अवस्था में है तो उसे तेल कहते हैं। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वसा तरल अवस्था में है तो उसे तेल बोला जाता है, और अगर ठोस है तो उसे वसा बोलते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न का उत्तर हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न आता है, जल में घुलनशील विटामिन, 2 प्रकार के विटामिन हैं, ग्रुप में बांटी जाए घुलनशीलता के आधार पर, जल में घुलनशील और वसा और अन्य पदार्थों में घुलनशील। तो बी और सी जो ये 2 विटामिन हैं वो जल में घुल जाती हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और बाकी वसा में घुलनशील आपके अन्य ए, डी, ई, के ये वसा या अन्य कार्बनिक पदार्थों में घुल जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? सामने लिखा हुआ थायमिन, माइसिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन। अब देखिए सबके रासायनिक नाम देख लीजिए। विटामिन के हैं B1 थायमिन, थायमिन B1 को कहते हैं, B1 ये थायमिन है। और बी के जो कई पार्ट हैं सबके अलग अलग नाम हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिए। हमारे पीछे के वीडियो में आप देखेंगे, उनमें हमने सबको विटामिन के जितने पार्ट हैं सबके नाम बताए हैं। और फिर यहाँ पे देख लीजिए, माइसिन कहते हैं, B3 को कहते हैं, B3 को माइसिन कहते हैं, और B2 को आपको राइबोफ्लेविन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन, और बायोटिन जो है आपकी B7 है, B7। और इसके बाद पायरिडॉक्सिन ये B6 है, और साइनोकोबाल्मिन ये B12 है, साइनोकोबाल्मिन B12 है। तो बी के पार्ट जो है उनके ये नाम है, अच्छी तरह से दिमाग रख दीजिए। कहीं कहीं थायमिन पूछ लिया, कहीं राइबोफ्लेविन पूछ लिया, कहीं बायोटिन पूछ लिया, कहीं और पूछ लिया, तो सबके नाम अलग अलग क्लियर रहने चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राइबोफ्लेविन। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? आप देखिए, जो B1 है, B1 की कमी से बेरी होता है, बेरी ये बेरी रोग त्वचा का रोग है, बेरी बहुत चर्चित रोग है, B1 की कमी से होता है। और B2 की कमी से होते हैं त्वचा के संबंधित, त्वचा का फटना, दरारें आ जाती हैं, फटे। और B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, B3 की कमी से पेलाग्रा रोग। और B5 की कमी से बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, सफ़ेद और मंदबुद्धि, इन कमी से ये होता है। B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से त्वचा का फटना, B3 की कमी से पेलाग्रा, और B5 की कमी से बालों का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि। तो उत्तर इसका क्या होगा? पेलाग्रा, B3 उत्तर होगा, B3।
फिर अगले प्रश्न में आते हैं, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह भी कार्य करता है? विशेष अवस्था में एक विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। विकल्प हैं ए, सी, बी, डी। तो उत्तर है डी। इसे प्रो हार्मोन भी कहते हैं, प्रो हार्मोन। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा विटामिन प्रो हार्मोन कहलाता है, तो विटामिन डी हार्मोन की तरह काम करता है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हड्डी तथा दांतों को मजबूत करता है? उसे हड्डी और दांतों में कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? जो महत्वपूर्ण तत्व जो मजबूती देता है वो है कैल्शियम फास्फेट। अब इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा तत्व है, कैल्शियम। ये आपका कैल्शियम, हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करने वाला कैल्शियम है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हमारे पीछे की वीडियो में आप देखेंगे, उसमें हमने रक्त के बारे में बात किया है। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, कार्बन। तो सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। लौह प्रोटीन को कहते हैं, हेमेटिन नामक लौह प्रोटीन की बनी होती है। तो आवश्यक तत्व कौन सा हुआ? आयरन हुआ। आयरन ये लौह खनिज पदार्थ है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। फिर अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता है? 4 विकल्प है। खिलाड़ी एथलेटिक्स, इसको कितनी चाहिए? 3000 कैलोरी, 3600 कैलोरी, 4200 कैलोरी, 2600 कैलोरी। देखिए 3000 कैलोरी का भोजन फैक्ट्री कर्मचारी को चाहिए। फैक्ट्री कर्मचारी जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, वो 3600 कैलोरी का भोजन चाहिए श्रमिक को चाहिए, लेबर श्रमिक को चाहिए, भी मेहनत का काम है। 4200 कैलोरी का भोजन चाहिए, ये खिलाड़ी को चाहिए, खिलाड़ी, इसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और 2600 कैलोरी का चाहिए, ये कार्यालय कर्मचारी, कार्यालय कर्मचारी जो कार्यालय में बैठ करके केवल कलम चलाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करता है शारीरिक रूप से, उसको 2600। तो सही उत्तर क्या होगा? एक खिलाड़ी को प्रतिदिन 4200 कैलोरी का भोजन चाहिए। उत्तर होगा 4200। ठीक, इसके अलावा और जगहों पर पूछा जा सकता है, उसके सामने विकल्प हैं, उनको आप ध्यान रख लीजिए। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, पका केला जो 100 ग्राम वजन का हो, इसमें कितनी ऊर्जा होती है? 100 कैलोरी, 150 कैलोरी, 216 कैलोरी, 175 कैलोरी। सही उत्तर है 216 कैलोरी पके केले में ऊर्जा होती है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? जब आप भोजन करते हैं, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है, पॉलीसैकेराइड के रूप में स्टार्च मौजूद होता है, वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। माल्टोज मीठा होता है, स्टार्च मीठा नहीं होता है। जब भोजन आप चबाते हैं, मुंह में बहुत देर तक चबाते हैं, तो मीठा लगने लगता है, तो वही स्टार्च वाला पार्ट माल्टोज में बदल जाता है। तो मुंह के अंदर जो लार होती है, लार में एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। वो स्टार्च कौन सा है? टाइलिन, लार में होता है, लार। तो इस प्रकार से लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। फिर अगला प्रश्न आता है, ये सामने है, पक्वाशय में भोजन को पचाने के लिए शामिल होने वाले एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? पक्वाशय, आमाशय के बाद सी आकार की एक नली होती है। इस प्रकार से जो आपका आमाशय है, ये आपका, और इस आमाशय में एक सी आकार की एक नली ऐसे होती है, ये पक्व। इसके बाद आपकी छोटी आंत आ जाती है, ये आपका पक्वाशय है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो HCl अम्ल और एंजाइम निकल करके भोजन को पचाने का काम करते हैं। जब भोजन ये सी आकार की नली, जिसे पक्वाशय बोला जाता है, इसमें जब आता है तो यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं रहता। तो यहाँ पर एक अंग जुड़ा हुआ होता है, उससे एंजाइम निकल करके इसमें आते हैं। वो अंग कौन सा है आपका? अग्नाशय, पैंक्रियाज जिसे बोलते हैं, पैंक्रियाज। तो पक्वाशय में पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से एंजाइम निकल करके आते हैं जो भोजन को पचाने में सहयोग करते हैं। तो उत्तर क्या होगा? अग्नाशय होगा, अग्नाशय, पैंक्रियाज। तो इस प्रकार से ये 25 प्रश्न आपके सामने आए जो
भिन्न परीक्षाओं के बड़े महत्वपूर्ण है। ये श्रृंखला आपकी आगे चलती रहेगी और इस श्रृंखला के माध्यम से आपको विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को जो लोग अभी अभी नए आए हैं वो लाइक कर, सब्सक्राइब कर दें और लोगों को शेयर कर दें। हम फिर आपको लाइव मिलेंगे और बहुत ढेर सारे प्रश्न आपको और भिन्न परीक्षाओं के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए आज मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।